जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड जी ऑफ एक्स जो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए सी का जो वैल्यू है ये इंटू सी का जो प्रोडक्ट है वो कितना नहीं है, जीरो नहीं है। अब ए सी का प्रोडक्ट अगर जीरो नहीं है तो दो केसेस पॉसिबल है। कौन सी? जीरो तो नहीं है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, एक तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। सही है। तो इसका मतलब ए सी के लिए एक तो हो सकता है जीरो से ज़्यादा या फिर हो सकता है जीरो से कम। तो ये दो केसेस पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स, इन दोनों को जो प्रोडक्ट करेंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे, इसके रूट्स कितने आएंगे, कम से कम दो तो आएंगे, ये प्रूफ करना है हमको। सही है। अच्छा, यहाँ पे जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और रूट्स की जब बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एफ एक्स है ना, ये जो एफ एक्स, अगर मान लेते हैं इसके रूट्स अगर दो है, ठीक है, और इसके रूट्स अगर जीरो है तो चलेगा, दो रूट्स तो हो गए। या फिर इसके रूट्स दो आ गए और इसके रूट जीरो आए तो भी चलेगा। या फिर इसका एक रूट और इसका एक रूट भी चलेगा। सही है। तो जो भी केसेस बनेंगे ना, मतलब ऐसे कुछ बनना चाहिए, या फिर एटलीस्ट बोला है तो इसके भी दो रूट चलेंगे और इसके भी दो रूट चलेंगे। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो जब इसके दो रूट्स अगर होगा तो क्या होना चाहिए, मतलब इसके अगर दो रूट्स अगर एग्जिस्ट है तो इसका मतलब अगर इसके दो रूट्स एग्जिस्ट होंगे एफ ऑफ एक्स के, तो इसका जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, इसका जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। और अगर जी ऑफ एक्स के दो रूट्स है तो इसका मतलब कितना होना चाहिए कि जो जी ऑफ एक्स है उसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना होना चाहिए, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है। अब अगर बात करना है कि एटलीस्ट टू रूट जो है रियल होना चाहिए, तो एट ए टाइम अगर ये पॉजिटिव हो रहा है तो ये निगेटिव चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों दोनों एट ए टाइम निगेटिव नहीं होना चाहिए। दोनों में से कम एक तो भी क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए। ये इसके पीछे का थीम है। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं बी एफ ऑफ एक्स का जो बी स्क्वायर माइनस फोर सी कितना आ रहा है। देख लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो आ गया, इतना आ गया। ये तो डायरेक्ट वही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये बन गया एफ ऑफ एक्स का डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोल देता हूँ मैं डी वन। ठीक है। अब डी टू देख लेते हैं, डी टू कितना आ रहा है, किसका, जी ऑफ एक्स का डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स सी के लिए कितना है, माइनस ये है, और सी के लिए तो सी के बराबर है, तो इसका मतलब कितना आ गया, ये बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा फोर टाइम्स ए सी। सही है। अब देख लो यहाँ पे बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है। अगर बी स्क्वायर पॉजिटिव है और अगर समझो मान लेते हैं कि ए सी भी पॉजिटिव अगर होगा, मतलब इस वाले केस में कितना, ए सी कैसा है, पॉजिटिव है, बराबर। तो बी स्क्वायर पॉजिटिव और ए सी पॉजिटिव, इसका मतलब डी टू जो है ऑलवेज पॉजिटिव है क्या, डी टू ऑलवेज पॉजिटिव है। ये कैसा होगा, ये फर्स्ट केस के लिए क्या होगा कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब इस केस के लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ, अब ये तो डिपेंड करेगा, ये तो डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे आइडिया नहीं कि मतलब फोर ए सी की वैल्यू कितना है वो मुझे कुछ आइडिया नहीं, तो इसका मतलब डी वन का साइन तो नहीं बोल सकता हूँ इस वाले केस के लिए, लेकिन डी टू का साइन ऑलवेज बोल सकता हूँ कि क्या बनेगा, ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले केस के लिए, ए सी लेस देन जीरो। अब ए सी लेस देन जीरो होगा तो यहाँ पे देख लो, अब ये जो ए सी है वो तो निगेटिव बन गया, क्या मैं इसका साइन बोल सकता हूँ क्या, अब यहाँ पे मैं इसका साइन नहीं बोल सकता दूसरे केस में। ठीक है। लेकिन क्या इधर बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे ए सी भी निगेटिव है, इसका मतलब ए सी निगेटिव, तो इसका एक निगेटिव और इसका एक निगेटिव, मतलब डी वन जो होगा इस वाले केस में कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि डी वन जो है अभी ये सेकेंड केस के लिए ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ये दोनों को कंबाइन के लिए देख लेते हैं। अब ए सी जब पॉजिटिव होगा, ए सी जब पॉजिटिव होगा, क्योंकि जीरो तो है ही नहीं वैसे, ए सी जब पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पता नहीं कितना होगा, अगर ये भी पॉजिटिव होगा तो चार रूट्स। ठीक है ना, इस टोटल के कितने हो गए, ये इसका तो डी तो कितना पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब जी ऑफ एक्स का तो रूट, इसके तो दो रूट्स आएंगे ही आएंगे। अब अगर ये डी वन अगर पॉजिटिव होता है, मतलब ए सी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू जो है फोर ए सी से ज़्यादा होती है, तब जाके क्या होगा, इसके भी दो रूट्स आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो रूट्स, इसके तो आएंगे ही आएंगे, और इसके अगर आ गए तो चार, नहीं आए तो दो, तो इसका मतलब ये केस तो पॉसिबल, ये मतलब कौन सा, एटलीस्ट टू रूट्स वाली तो केस तो पॉसिबल हो रही है। फिर सेकेंड वाले में, इस वाले में क्या होगा, अब ए सी जब लेस देन जीरो होगा तो इसका तो कोई आता पता है नहीं, लेकिन इसके बारे में मुझे पता चल जाएगा कैसे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इसके दो रूट्स पॉजिटिव बनेंगे। अब ये जो है बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी अगर पॉजिटिव बनता है तो इसके दो रूट्स आएंगे, अगर नहीं भी आता है तो कम से कम दो तो आ ही गए ना इधर से, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया ना कि कम से कम दो रूट्स तो आएंगे ही आएंगे। सही है।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सबसे बार बार चीज़ें आएगी कुछ, तो मैं इसके लिए बोल देता हूँ यहाँ पे। देखो, ये चीज़ हर एक चैप्टर में आएगी। तो ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर ये तीन नंबर्स है ना, आर थ्री रियल नंबर्स, रियल आने दो, कौन से भी आने दो, इमेजिनरी है तो ही चलेगा। तीन अगर नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर समझो पहले किसी ने बोला कि ये नंबर्स एपी में है। एपी का मतलब कितना होता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको अभी इसी चैप्टर के बाद सीक्वेंस सीरीज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब ये पढ़ लेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ये, और जिसमें शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, ठीक है। मतलब कौन सा, ये 2 आ गया, फिर 5 आ गया, बाद में 8 आ गया, बाद में 11 आ गया, इस टाइप के नंबर्स, मतलब जिसमें डिफरेंस जो है कांस्टेंट आता है, डिफरेंस जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे वाली सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका समेशन क्या होता है और वगैरह वगैरह समय बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। या फिर अगर मैं लिखित, चलो कोई नहीं, सिर्फ अब हम लोग तीन नंबर्स की बात कर लेते पहले। अगर ए बी सी अगर एपी में है तो क्या होना चाहिए कंडीशन, इसका मतलब बी और ए और बी का जो डिफरेंस है और बी और सी का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, इसी को तो एपी बोलते हैं। मतलब क्या होना चाहिए कि बी माइनस ये वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, सी माइनस बी के बराबर हो जाना चाहिए, यही तो कंडीशन होना चाहिए ना। अगर ये बी सी अगर एपी में होता तो ये कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ से अब जब हम लोग कंडीशन बनाएंगे तो माइनस बी को इधर भेज दिया और माइनस ए को इधर भेज दिया, ये साइड भेज दिया, तो 2b इक्वल्स हो जाएगा कितना, ये प्लस सी, ये बन जाएगा। तो बस यही कंडीशन है, ठीक है। यही कंडीशन तीन नंबर को एपी में बताने के लिए बीच वाला जो नंबर है उसका डबल, बीच वाला जो नंबर है उसका डबल लास्ट के दो नंबर के बराबर होना चाहिए। या फिर हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, b इक्वल्स टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, मतलब लास्ट दो नंबर का जो एवरेज है जो बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए, तब जाके जो नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, ए पी में होते हैं। तीन नंबर्स कैसे होते हैं, ए पी में होते हैं। यही कंडीशन बार बार यूज़ करना है आपको, ठीक है। ओके, इसके बाद सेकेंड जो केस है, सेकेंड कौन सा, अगर यही तीन नंबर्स मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी अगर ये बोलता है कि जीपी में है, मतलब होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है कि उसमें रेशियो कांस्टेंट होता है। जैसे कि मान लेते हैं कौन सी सीरीज, अगर समझो यहाँ पे ए ले लिया हमने, बाद में अगर ये आर आ गया, दोनों का रेशियो कितना है, आर है, तो इसके बाद कौन सा आएगा, ये आर स्क्वायर, अब इन दोनों का रेशियो भी आर ही आएगा। उसके बाद ये आर क्यूब, उसके बाद ये आर रेस टू 4। बस ऐसे जो नंबर्स है वो होते हैं जीपी में, सही है। ए आर स्क्वायर ऐसे नंबर्स होते हैं जीपी में, ठीक है। तो ये जो तीन नंबर्स अगर जीपी में है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो बी का और ए का जो रेशियो है, बी और ए का जो रेशियो है वही सी और बी का होना चाहिए, सही है ना। जीपी मतलब क्या, ए आर डिवाइड बाई ए कितना हो गया, आर हो गया। ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए आर कितना होगा, आर। ए आर क्यूब डिवाइड बाई ए आर स्क्वायर, आर बनेगा। मतलब लगातार दो टर्म का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब कि इसमें कौन सा है, सेकेंड टर्म बी है, फर्स्ट टर्म ये है, तो इसका जो रेशियो आएगा अगले दो टर्म के रेशियो के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यही कंडीशन होती है जीपी की, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको, तो कितना आएगा, बी स्क्वायर इक्वस्ट हो जाएगा ए सी, और ये होती है कंडीशन जीपी के लिए, ठीक है। अगर तीन नंबर्स ए बी सी जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर लास्ट के दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ जाना चाहिए। बीच वाले नंबर का स्क्वायर लास्ट एक्सट्रीम नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ जाना चाहिए, मतलब ए सी इक्वस्ट हो जाएगा बी स्क्वायर, सही है। ओके, और लास्ट एक होता है केस, मतलब लास्ट में कौन सा, ये अगर ये तीन नंबर जीपी में है तो मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी, ये किस में होना चाहिए, जीपी तो हो गया, वैसे एचपी में होना चाहिए। एचपी को बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अगले वाले चैप्टर में आ ही जाएगा वैसे, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे अगर एचपी जीपी और ईपी अगर ऐसा वर्ड अगर आ जाता है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। वो ऊपर वाला ईपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। अब तीन नंबर अगर एचपी में होते हैं, ठीक है, या सबसे पहले तो एचपी क्या होता है देख लो, रेसिप्रोकल ऑफ एपी जो होता है वो एचपी में होता है। मतलब कैसा, 1/2 कॉमा 1/5, 1/8, 1/11,
ये जो नंबर्स है वो एचपी में है। क्यों नंबर एचपी में है ये? क्योंकि जब मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँगा तो नंबर्स एपी में दिखना चाहिए मुझे। मतलब 2, 5, 8, 11 ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कितना बन रहा है इसे? इसका बनेगा 2, इसका बनेगा 5, इसका बनेगा 8 और इसका बनेगा 1, 11। रेसिप्रोकल मतलब 1/, वो नंबर करना होता है। 1/1/2 मतलब 2 हो गया, 1/1/5 मतलब 5 हो जाएगा, 1/1/8 मतलब 8 हो जाएगा, 1/1/11 मतलब 11 हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ये देखो, दोनों इसमें 5 - 2 तो 3 हो गया, 8 - 5 तो 3 हो गया, 11 - 8 तो हो जाएगा कितना? 3। तो इसका मतलब ये जो सबका जो डिफरेंस है कांस्टेंट है। इसका मतलब ये अगर सीरीज एपी में है, मतलब ओरिजिनल ये सीरीज अगर एपी में है, तो जब इसका मैं हर एक टर्म का रेसिप्रोकल करूंगा ना, तो ये भी एक सीरीज बनेगी। इसको बोलते हैं हम लोग एचपी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर तीन नंबर्स ए बी सी अगर एचपी में है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 1/a, फिर 1/b और 1/c किस में होना चाहिए? किस में होना चाहिए सोचो? एपी में होना चाहिए। एपी का रेसिप्रोकल एचपी होगा, एचपी का रेसिप्रोकल एपी होगा। सही है क्या? लेकिन हर एक टर्म का रेसिप्रोकल करना है, हर एक टर्म का रेसिप्रोकल करना है, ये ध्यान रखो। हर एक टर्म का रेसिप्रोकल करके जो नंबर सीरीज बनेगी एपी की, उसको एचपी बोलते हैं। बस अब एपी के लिए तो कंडीशन आपको मालूम है, बीच वाले का जो वैल्यू होता है लास्ट के दो के एवरेज के बराबर आ जाता है ये। तो 1/b। सही है ना? एपी की कंडीशन तो यही थी ना, हमने अभी अभी देखा ना। एपी में कंडीशन क्या आ रही थी? तो एपी के लिए आ रहा था बीच वाला जो टर्म है, ये जो बी है, ये प्लस सी डिवाइड बाई कितना था? ये प्लस सी डिवाइड बाई 2 था। एक तो ये कंडीशन लिखो या फिर ये कंडीशन लिखो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1/b मतलब बीच वाली टर्म कितना आ जाएगा? एक्सट्रीम टर्म्स का एडिशन डिवाइडेड बाई 2, 1/a प्लस 1/c डिवाइडेड बाई 2। सही है क्या? अगर आपको इसको सही से लिखना है तो ये होगा 2/b, 2 को उधर भेज दिया, इक्वल्स हो जाएगा 1/a प्लस हो जाएगा 1/c, ऐसे। ठीक है। तो ये हो गई कंडीशन किसके लिए? एचपी के लिए। ये बी सी अगर किस में होते हैं? एचपी में होते हैं, तो बीच वाला का नंबर का रेसिप्रोकल 2 टाइम्स कितना आएगा? एक्सट्रीम नंबर के रेसिप्रोकल के एडिशन के बराबर आ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशंस अगर दिया गया है तो मतलब नंबर एचपी में होना चाहिए। अगर नंबर एचपी में है तो इसका मतलब ये तीनों नंबर में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो ऐसा रिलेशन होना चाहिए। बहुत बार तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग तो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा ये। 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई होगा बी और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? ए प्लस सी और डिवाइड बाई होगा ए सी। ठीक है। तो ए सी को उधर भेज दो तो कितना बन गया? 2 टाइम्स हो जाएगा ए सी और इक्वल्स हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा बी सी। बस ये भी कंडीशन किसकी है? एच पी की ही है। तो ये इतने सारे कंडीशन याद नहीं रखो, ये बेसिक कंडीशन याद रख लो। ठीक है ना? ये 2 डिवाइड बाई बी इक्वल्स हो जाएगा ये 1/a प्लस 1/b 1/c। और जीपी अगर होता है तो बी स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा ए सी। और अगर ए पी में होता है तो 2b इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस सी, या फिर b इक्वल्स हो जाएगा ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो इसका अगर ये कंडीशन याद नहीं रख रहे हो तो ए पी का मतलब और जी पी का मतलब और एच पी का मतलब, एच पी तो होता है ए पी का रेसिप्रोकल, बस ऐसा। तो ए पी अगर याद रख रहे हो तो जी पी भी याद रहे, एच पी भी याद रह जाएगा। और जीपी होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, बीच वाले का स्क्वायर का जो एडिशन आता है, वैल्यू आता है कितना आता है? ये इंटू सी के बराबर आ जाता है। सही है। तो ये वाले है चीज़ें, आप अच्छे से देख लो, ये कहीं पे भी काम आएगी, शायद लॉग में भी काम आया होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कॉस थीटा साइन फाई और साइन थीटा ये जीपी में है। ठीक है। तो 3 नंबर्स है यहाँ पे, अभी अभी हमने देखा था ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर ये जीपी में होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है, तो बीच वाले का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कितना होना चाहिए? एक्सट्रीम नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इसका और इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो ये होती है कंडीशन जीपी के लिए, 3 नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे 3 नंबर कौन कौन है? यहाँ पे पहला नंबर है कौन? कॉस थीटा। दूसरा नंबर कौन है? साइन फाई। और तीसरा नंबर कौन है? साइन थीटा। इसका मतलब बीच वाले का स्क्वायर कितना होगा? ये साइन स्क्वायर फाई कितना होना चाहिए? लास्ट के 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो इसका मतलब साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। साइन स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा? साइन थीटा प्लस इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। सही है क्या? तो बस ये कंडीशन आपको मालूम है, ये गिवन है, ये ना, ये गिवन है। अब इसको यूज़ करके हम लोग आगे सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो क्या बोला गया है? चेक द नेचर ऑफ रूट्स। इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के रूट का नेचर ढूंढना है अपने को।
तो क्या होगा, नीचे किसके ऊपर डिपेंड है, उसके डी के ऊपर है। तो डी कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac के हिसाब से। तो देख लो बी कितना है इसके अंदर, 2 इंटू हो जाएगा क्वाट 5 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो ये बन जाएगा 4 इंटू क्वाट स्क्वायर 5 माइनस हो जाएगा 4, जो कि माइनस जब 4 जब कॉमन ले लेंगे तो होगा कितना, क्वाट स्क्वायर 5 माइनस हो जाएगा 1। सही है। अब देख लेते हैं साइन स्क्वायर 5 तो अपने को मालूम है कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। अब अपने को इसकी वैल्यू कितना आएगी वो पता करना है। ठीक है, तो एक सब कुछ बराबर है क्या, देख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 2 क्वाट 5 है, उसका स्क्वायर 4 इंटू हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना है 1 है, सी की वैल्यू 1 है। सही है, यहाँ तक तो सही है। अब क्या करेंगे, देखो तो ये जो 4 है, चलो इसको तो ऐसे लिख देते हैं। अब एक क्वाट स्क्वायर 5 जो है, क्वाट स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 की वैल्यू मालूम है मुझे, तो ये यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो इस इधर से क्वाट स्क्वायर 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं ना यहाँ से। कैसे निकालेंगे, देखो इसका रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर 5 बन जाएगा ये, और इधर से रेसिप्रोकल कर लिया तो कितना आ जाएगा, सेक थीटा इंटू हो जाएगा कोसेक थीटा, बराबर है क्या। इसका रेसिप्रोकल कर लिया मैंने। अब कोसेक स्क्वायर 5 कितना होता है, कोसेक स्क्वायर 5 1 प्लस क्वाट स्क्वायर, 1 प्लस क्वाट स्क्वायर कितना, 1 प्लस टैन स्क्वायर कितना होता है, सेक का स्क्वायर। तो 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। सी है, तो यहाँ पे लिख दो, फिर क्वाट स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी, क्वाट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कोसेक स्क्वायर 5 माइनस हो जाएगा 1, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू हो जाएगा कोसेक थीटा का कोसेक थीटा। सही है, तो जो क्वाट स्क्वायर है वैसे ये, तो देखो ये क्वाट स्क्वायर ये आ जाएगा कोसेक का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कोसेक का स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 1। ओके, और ये -1 का -1 है, ये क्वाट स्क्वायर के बदले लिख दिया हमने इतना। अब कोसेक स्क्वायर की वैल्यू मुझे मालूम है 4 टाइम्स कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक थीटा इंटू हो जाएगा कोसेक थीटा -2। ओके, तो अब इसकी वैल्यू कितना आ रही है देख लो, कुछ थीटा दिया है, कितना है, कुछ नहीं दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा, ये होगा 4 टाइम्स, कैसे, ये होगा 1/sin 1/sin 1/cos 1/cos 1/sin, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, 1 माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा साइन थीटा, और ये होगा कॉस थीटा, टोटल डिवाइडेड बाय कितना होगा, साइन थीटा इंटू होगा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से शायद इजी पड़ेगा अपने को, कैसे इजी बनेगा देखो, अब यहाँ पे 1 है, इस 1 के बदले लिख देंगे हम लोग कितना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इस 1 के बदले लिख दो कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है वैसे ही देखो, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 4 टाइम्स, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। सही है, तो ऐसा कुछ बन गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे देख लो क्या करेंगे, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, चलो इधर से ही कुछ कर लेते अलग ही, बेकार का ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है। चलो इधर से ही, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू मालूम है, मुझे वैल्यू मालूम है साइन स्क्वायर 5 की। चलो देख लेते हैं, ये 4 टाइम्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 माइनस इधर से कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा साइन स्क्वायर 5, और डिवाइडेड बाय होगा साइन स्क्वायर 5। सही है क्या देखो। ओके, तो इसमें क्या कर लो कि ये जो 4 है वो तो बाहर निकाल दिया, और ये कॉस स्क्वायर 5 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर 5। ठीक है, और नीचे कितना है, नीचे भी है साइन स्क्वायर 5 के बराबर। ओके, अब क्या कर लेते हैं, अब देखो ये जो होगा ना, ये होगा टर्म कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है,
यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर, कितना होगा 4 टाइम्स, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा साइन स्क्वायर 5, सही है। और नीचे कितना है, नीचे भी है साइन स्क्वायर 5, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे रख दो, बेकार का ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करो। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 की वैल्यू तो अभी अभी देखा हमने कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा है, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ मैं, तो ये होगा 4, और इसके रूट अंदर 1 माइनस कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 कहाँ से, ये वाला, और साइन स्क्वायर 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी साइन थीटा, और ये कॉस थीटा डिवाइड बाय कितना होगा, ये डिवाइडेड बाय होगा साइन स्क्वायर 5। ओके, अब यहाँ पे देख लो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, इस 1 को लिख दिया हमने कितना, 1 को लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बारे में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो 1 लिखा है ना उसके बारे में। फिर माइनस का माइनस, ये होगा कितना 2 टाइम्स, यहाँ पे लिखा है दोनों का प्रोडक्ट साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये टोटल मिला के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर, सही है। तो देखो फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये, तो साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा इसका पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अब देख लो अब इसका वैल्यू कितना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, देखो यहाँ पे जो है ना, ये साइन थीटा और कॉस थीटा अगर दोनों इक्वल होते हैं तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर समझो ये दोनों इक्वल नहीं है, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कितना होगा, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर आएगा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब कितना, कोई भी नंबर का स्क्वायर कितना होता है पॉजिटिव होता है, नीचे भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो जो आंसर है वो एक तो होगा ग्रेटर देन 0 या फिर होगा इक्वल 0। मतलब क्या होगा, मतलब होगा इसके रूट जो होंगे वो रियल होंगे, बराबर, इक्वल भी चलेंगे या फिर नॉन इक्वल भी चलेगा, लेकिन हमेशा रियल होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर है हमेशा पॉजिटिव रहा है, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है इसलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर ए बी सी ऑड इंटीजर्स है देन प्रूव दैट द रूट्स कैन नॉट बी रैशनल। अच्छा, ये इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा रीजनिंग वाला पार्ट यूज़ करना है आपको, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, ठीक है। ये तो शायद आपसे हो जाएगा, और ये शायद मैंने कल वाली क्लास में बोला भी था कि इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे आ गया 8x प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6a और इक्वल 0, और ये यहाँ पे 8x जो होगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4c ग्रेटर देन और इक्वल 0 कर देना है, और वहाँ से इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देना है। ओके, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, और अपने को इसके रूट्स का नेचर निकालना है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, इन तीनों का जो वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। ये कंडीशन अगर यूज़ पड़ती है तो यूज़ तो होगी, वैसे जहाँ पे होगी वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स तो किसके ऊपर डिपेंड है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। तो बी स्क्वायर कितना है इसके अंदर, तो ये होगा 3b इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू हो गई 4a, और सी की वैल्यू कितना हो गई 2 टाइम्स सी, कितना आ रहा है देख लो, ये 9 हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये होगा कितना 32 ए सी, सही है। 9 इंटू बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 32 ए सी। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल तो हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, किसको करेंगे, ए सी को करने से कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, ये बी को कर देते हैं तो बी से ज़्यादा इजी पड़ेगा, या फिर बी को रिमूव करना कर देते तो क्या होगा कि ए और सी के बीच में कोई रिलेशन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ओके, तो बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 9 टाइम्स, किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, बस आपको जो ईजी लग रहा है और आपको जो पसंद आ रहा है उसी को उड़ा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 32 टाइम्स ऑफ ए सी हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर कर लो, कितना ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स सी, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 32 टाइम्स हो जाएगा ए सी। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लो जो भी आएगा, तो 9 टाइम्स हो जाएगा ए स्क्वायर, ये होगा 18 टाइम्स होगा ए सी, 9 टाइम्स हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 32 टाइम्स हो जाएगा ए सी। ओके, आप देख लो ये 18 अगर 32 में से घटा देते हैं हम लोग तो कितना बचेगा 9 ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना 14 टाइम्स हो जाएगा एक्स, शायद देख लो बराबर है क्या, बराबर है, एक्स नहीं है ये सी है,
ओके, अब सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये शायद आप लोगों ने बहुत बार इसे सॉल्व किया होगा। कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। अभी अपना जो साइन है इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताना है। ये नंबर जो है पॉजिटिव है तो पता चल रहा है, ये नंबर भी पॉजिटिव है ये भी पता चल रहा है। बस यहाँ पे जो नेगेटिव आया ना उसकी वजह से अभी 14 AC की वैल्यू कितना है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये मुझे पता नहीं चलेगा। अगर पता चल भी जाता है तो मुझे पता नहीं चलेगा कि इसका मतलब इसका जो अमाउंट है और इसका अमाउंट कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसलिए क्या करो, एक काम करते हैं हम लोग, कितना बाहर निकालते हैं, इसमें से सी स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं था इसलिए डिवाइड बाई सी स्क्वायर होगा। यहाँ पे बन जाएगा 9 और यहाँ पे बन जाएगा कितना, 14 टाइम्स हो जाएगा ए बाई सी। सही है, और जो बाकी जो है वो लिख लो, कुछ बचा ही नहीं वैसे भी। ठीक है ना, तो ये कुछ है नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखो ये कंप्लीट स्क्वायर करवा दो इसको। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे तो 3 टाइम्स होगा, ये 3 कहाँ से आया, वैसे ये 9 ही होना चाहिए ना। ओके, तो कितना हो गया देखो, ये सी स्क्वायर यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स ये डिवाइड बाय होगा सी, इसका हो जाएगा स्क्वायर। 4 टाइम्स यहाँ पे कितना चाहिए, 4 टाइम्स ये इंटू सी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 14 टाइम्स ऑफ ए इंटू सी था, तो इसको तो 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा ना। तो 14 को 2 तो बाहर निकल जाएगा इधर से, तो 7 टाइम्स हो जाएगा ए डिवाइड बाय होगा सी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, 4 टाइम्स 7A डिवाइड बाय होगा 2A 2C। सही है, तो यहाँ पे लिख दो 7A किसकी वैल्यू है वैसे, 4 टाइम्स। अच्छा हाँ सही है, तो 7A डिवाइड बाय होगा 2C। सही है, ओके। अब क्या चाहिए, अब चाहिए मुझे लास्ट टर्म। ठीक है ना, ये होगा 7/2, तो यहाँ पे भी कितना चाहिए मुझे, 3A/C तो चाहिए ना पहले तो। चलो इसको मैं फिर से वर्क कर लेता हूँ। मतलब करना क्या चाह रहा हूँ मैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर कर दूंगा ना तो जो कांस्टेंट बचेगा वो देख लेंगे। मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट अगर बन जाता है तो कंप्लीट स्क्वायर भी पॉजिटिव और कांस्टेंट भी पॉजिटिव, मतलब ये गर्दन शुरू आएगा बस। बाकी तो कुछ चेंज दिख नहीं रहा मुझे, इसलिए तो सी स्क्वायर को बाहर निकाल देने के बाद ये तो हो गया 3A डिवाइड बाय होगा सी, इसका होगा स्क्वायर। तो यही टर्म मुझे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 2 तो पहले बाहर निकाल दो, बाकी 3A डिवाइड बाय होगा सी, ये तो टर्म होना ही चाहिए। ठीक है, अब जो बच गया, अब कितना रहेगा, ये 6 हो गया था, यहाँ पे 6 था क्या, यहाँ पे 6 नहीं था, कितना था फिर, ये सिर्फ 2 था, तो 3 नहीं है। तो यहाँ पे 7 बाई कितना, 7/2 एडजस्ट करना पड़ेगा। सही क्या, देख लो 2 2 कैंसिल, तो ये होगा 7/2 नहीं, ये होगा 7/3। कैसे, तो 3 और 3 कैंसिल, तो 7 × 2 14 हो जाएगा, 14/C है ये। ओके, तो ये होगा हमारा सेकेंड टर्म, मतलब होगा कितना, 49 और डिवाइड बाय होगा 9। सही है, और बाकी जो ये जो है नंबर 9 का 9 रहेगा। कितना आ रहा है देख लो, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये होगा कितना 3A डिवाइड बाय होगा सी, प्लस हो जाएगा कितना 7/3 इसका स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा कितना, इन दोनों का जो भी एडिशन आएगा कितना आएगा, -49 डिवाइड बाय होगा 9, क्योंकि हमने ये ऐड कर दिया तो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो कितना आ रहा है फिर, ये कांस्टेंट इधर से आ जाएगा कांस्टेंट। देखो +9 -49 डिवाइडेड बाय होगा 9। ठीक है, अब देख लो ये होगा 81, 81 -49, जो भी आंसर आएगा लेकिन है तो ये पॉजिटिव। तो 3A डिवाइड बाई सी प्लस हो जाएगा कितना 7/3, इसका होगा स्क्वायर, और ये कितना 81 -49 कितना होगा 49, मतलब 56 60 70 80, तो 32 होगा शायद, 32 डिवाइड बाई 9 ऐसा कुछ हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा। ठीक है, देख लो ये कितना हो रहा है ये, क्योंकि 81 माइनस हो जाएगा 49, कितना होगा ये 2, और होगा 7 माइनस तो 32। सही है, ओके ना। तो अब देख लो यहाँ पे ये जो स्क्वायर के अंदर जो क्वांटिटी लिखा है वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे स्क्वायर के अंदर कौन कौन आ गए, एक तो आ गया सी स्क्वायर, बाद में ये पूरी टर्म आ गई पॉजिटिव में,
और ये बाकी तो ये तो कांस्टेंट ही है, और ये कांस्टेंट कितना है, ये प्लस में है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। अभी ग्रेटर देन जीरो अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, रूट जो है रियल रियल होना चाहिए। सही है, तो रूट्स कैसे हो गए, रियल हो गए। ठीक है, ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर लैम्बडा फॉर विच बोथ द इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। अब दोनों के जो है रूट्स रियल होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है ये। तो दोनों के रूट्स रियल कब आएंगे, जब इसका भी बी स्क्वायर माइनस फोर सी ग्रेटर देन जीरो और इसका भी बी स्क्वायर माइनस फोर सी ग्रेटर देन जीरो हो तब। तो कितना आ जाएगा देख लो, ये पहले का डी वन कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर कितना है, लैम्बडा माइनस वन, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है टू और सी की वैल्यू कितना है, वो तो है एट। कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो रहा है, लैम्बडा स्क्वायर माइनस हो जाएगा टू लैम्बडा प्लस हो जाएगा वन, ये हो जाएगा 64। सही है, तो कितना आ रहा है ये, लैम्बडा स्क्वायर टू लैम्बडा माइनस हो जाएगा 63। सही है, तो 7 × 3 ये कितना होना चाहिए, वैसे रियल रूट्स बोल रहा है, दोनों के भी रियल रूट्स होना चाहिए, मतलब D1 होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो D1 की वैल्यू कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या फैक्टर बन जाएंगे, लैम्बडा माइनस 7 और दूसरा कब आएगा, लैम्बडा, तो ये कितना है 9 × होगा, 9 × 9 7 ना, 7 और 9 तो होगा यहाँ पे ये प्लस, क्योंकि इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, -9 + 7 ऐसा बन जाएगा। तो लैम्बडा +7 और लैम्बडा -9 ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, और ये बन जाएगा नंबर लाइन, ये होगा -7 और ये होगा 9, तो ये प्लस ये माइनस और ये होगा प्लस। तो ग्रेटर देन जीरो इसका साइन है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे है। बाद में इसको देख लेते हैं कितना इसका वैल्यू आएगा, ठीक है ना, मतलब कौन सी वैल्यू लेना है कौन सी वैल्यू नहीं लेना है, ये तो बाद में डिसाइड करेंगे। अभी के लिए तो क्या कर लेते हैं, दूसरा जो इक्वेशन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कितना है दूसरा इक्वेशन, उसका भी डी कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो इसका D2 बोल देते हैं, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस ए की वैल्यू कितना है 1 है और सी की वैल्यू कितना हो जाएगी, लैम्बडा प्लस हो जाएगा 4। सही है, तो कर लो मल्टीप्लाई, 64 माइनस हो जाएगा 4 लैम्बडा और होगा -16। सही है, तो कितना हो गया वैसे, ये होगा 14 और ये 6 कितना होगा 8 होगा, और 5 और ये तो 148 होगा, 4 माइनस हो जाएगा लैम्बडा, 4 लैम्बडा ऐसा हो जाएगा। और ये भी होना चाहिए पॉजिटिव, इसका मतलब 48 4 लैम्बडा ये हो गया ग्रेटर देन जीरो, तो 4 लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 48, तो लैम्बडा कितना आना चाहिए 12 से कम। तो इस वाले केस में तो 12 से कम है। अब इस वाले केस में -∞ से -7 है और 9 से इन्फिनिटी है। तो इसने क्या बोला कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव रियल लैम्बडा, बराबर है क्या। तो देखो ये दोनों का इंटरेस्ट, क्योंकि लैम्बडा इसके लिए भी सेटिस्फाइड करना चाहिए और इसके लिए भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, दोनों का इंटरेस्ट ले लेंगे। तो कितना होगा, लैम्बडा की वैल्यू लेस देन 2 मतलब -∞ से लेकर 12 तक, और यहाँ पे -∞ से लेकर 7 तक, क्या कॉमन आएगा, कॉमन आ गया इतना, कितना -∞ से लेकर -7 तक, ये कॉमन आ गया। फिर यूनियन, फिर -7 से लेकर 12 तक क्या क्या नंबर कवर हो रहे, तो -7 से 9 तक तो कवर नहीं हो रहे, तो लेकिन 9 से लेकर कहाँ तक कवर हो रहे, 12 तक कवर हो रहे। इसका मतलब कितना आना चाहिए कि यहाँ से 9 से लेकर 12 तक, बस ये होगा इसका ऑप्शन। सही है क्या, देख लो। ओके, तो अभी इसने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट, अच्छा यहाँ पे इक्वल भी तो आ सकता है, रियल रूट्स का मतलब क्या होता है कि इक्वल रूट्स भी तो हो सकते हैं। तो जब इक्वल रूट्स आएंगे तो यहाँ पे होगा ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल आ सकता है, यहाँ पे भी इक्वल आ सकता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी इक्वल्स टू आ सकता है, यहाँ पे इक्वल आ गया, यहाँ पे इक्वल आ गया, मतलब क्या होगा कि ये -7 और माइनस जो +9 है वो आएंगे क्लोज, ये आ जाएंगे क्लोज, और 12 भी आएगा क्लोज। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है लैम्बडा की, नॉन निगेटिव का मतलब कितना होता है, अच्छा नॉन निगेटिव का मतलब समझ लो पहले, मतलब जिसका साइन निगेटिव नहीं है, ऐसे नंबर्स कौन से हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे नंबर्स। ठीक है, मतलब 0 को पकड़ के आगे वाले सारे नंबर्स कैसे नॉन नेगेटिव है। वैसे नॉन पॉजिटिव नंबर कौन से होना चाहिए, जिसका साइन पॉजिटिव नहीं है, तो इसमें कौन से आएंगे, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, ऐसे सारे नंबर्स। ठीक है, अब पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के बारे में बोल सकते हैं क्या,
पॉजिटिव नंबर मतलब क्या, ये नंबर हमेशा स्टार्ट होगा 1 से, 2 से, 3 से ऐसे, और निगेटिव नंबर ये निगेटिव स्टार्ट हो जाएगा, -2, -1 और ये -1, बस इतने दो ही नंबर्स, जो भी निगेटिव नंबर्स है वो सारे नंबर्स। सही है। तो नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये तो हो गया 12, बस लैम्बडा के लिए कितना 12 होना चाहिए। सही है क्या, आगे बढ़ो। इफ द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो अपने को नीचे वाले में से कौन सा कंडीशन बन सकता है ये ढूंढना है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका डी की वैल्यू 0 होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, दो रूट सेम होना चाहिए। हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है कि एक्स माइनस ए इसका स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। ये एक्स माइनस टी, एक्स माइनस दो बार आ गए ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब जब इसका सॉल्व करोगे ना तो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर -4 टाइम्स हो जाएगा ये एक्स, माइनस हो जाएगा ये कितना हो रहा है इसे, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ए एक्स प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका बी स्क्वायर -4 से निकाल के देख लो कितना आएगा, ये हमेशा जीरो ही आएगा। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर -4 से अगर जीरो है तभी तो जाके इसके रूट्स इक्वल आते हैं। अगर रूट्स इक्वल हो गए मतलब क्या आना चाहिए कि इसके फैक्टर भी इक्वल आएंगे, तो फैक्टर का स्क्वायर बन जाएगा। तो जब भी ये परफेक्ट स्क्वायर बोला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो उसको कर देंगे जीरो। सही है क्या, जब भी ये परफेक्ट स्क्वायर बोलने दो या फिर दो इक्वल रूट्स बोलने दो, ऐसा जब भी बोल जाता है तो क्या होना चाहिए, डी की वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो डी की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac, तो बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगा बी सी प्लस हो जाएगा ए सी, नहीं 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 ये नहीं है, ये तो सी की वैल्यू है। अपने को क्या करना है कि बी स्क्वायर मतलब कितना होगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, सही है, इसका होगा स्क्वायर, माइनस कितना 4 टाइम्स ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू कुछ भी नहीं है, सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू है 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सही है, ए बी बी सी और होगा ए सी। ठीक है, ये नंबर्स बन गए। अब देख लो यहाँ पे इसका जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 बनेगा और यहाँ पे 4 बन रहा है, तो 4 को तो ले लिया हमने कॉमन। जब इसका स्क्वायर करेंगे, किसका, इसका कर लो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, शायद लास्ट वाली क्लास में हमने बोल दिया था ये, 2b प्लस हो जाएगा 2bc प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ए सी प्लस, और ये शायद माइनस होगा, -4 तो बाहर निकल गया था, 3 टाइम्स ऑफ ए बी, 3 टाइम्स ऑफ बी सी और 3 टाइम्स ऑफ ए सी। सही है, जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करने की कोशिश करो। तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये कैंसिल हो जाएगा इसके दो के साथ, और ये कैंसिल होगा इसके दो के साथ। जो भी लिख गया बच गया वो इसको लिख लो, ये 4 बच गया, यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, तो ये बन गया। और अगर याद आ रहा हो तो ये लॉग के अंदर हमने इसका फॉर्मूला एक बनाया था, लॉग जब पढ़ रहे थे, मतलब जो लीनियर सिस्टम पढ़ रहे थे ना उसके अंदर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब इसको देना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 बन गया, और ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, और हो जाएगा कितना सी माइनस ए होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो ये जो नंबर्स है ए बी सी, पहले तो कितना है देख लो, पहले तो ए बी सी अलग अलग नंबर्स है क्या, अगर ए बी सी अगर अलग अलग नंबर्स होंगे, दिया है यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिया है, तो ए बी सी क्या होगा, तो इस कंडीशन के लिए देखो, अगर इसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो है तो किसी भी नंबर, ए बी सी तो रियल नंबर्स है, रियल नंबर के स्क्वायर की एडिशन लिखा हुआ है, और इस रियल नंबर के स्क्वायर की जब एडिशन आएगी तो जीरो कब होगा, तो ये जीरो होगा जब ये वाला नंबर जीरो होगा और ये वाला नंबर जीरो होगा और ये नंबर जीरो होगा तो ही। तो इसका मतलब कितना आएगा कि ए माइनस बी इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, बी माइनस सी इसका वैल्यू होगा जीरो, और सी माइनस ए इसका भी वैल्यू होगा जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू बी होना चाहिए, बी की वैल्यू सी होना चाहिए, और इसका मतलब ये तीनों की वैल्यू कैसा है, सेम ही है। सही है, तो ऑप्शन कौन सा, ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी है। ओके, आगे बढ़ो। ओके,
अब एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन ये फैक्टर है किसका, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो नीचे में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है मुझे। देखो ये वाली जो चीज़ है फैक्टर का मतलब कितना होता है वो पहले देख लो। अगर मैं पी से इस क्यू को डिवाइड कर रहा हूँ, इस क्यू को डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इसका जो भी क्या आएगा डिवीजन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इसका रिमाइंडर लिखा जाता है। ये समझ में आता है आपको। और अगर मुझे किसी भी तरीके से अगर क्यू निकाल देना है, अगर ये जो नंबर जिसको हम लोग डिवाइड कर दिया था पी से, तो ये नंबर अगर निकाल देना है तो क्यू इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा पी इंटू एस, किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे वो नंबर, और डिवीजन कितना आ गया वो नंबर, उन दोनों का प्रोडक्ट, और इसमें रिमाइंडर ऐड करना होता है। ये रिलेशन आपको शायद मालूम होगा। ओके, यहाँ पे इसकी ज़रूरत है क्या, लेकिन नहीं है, देख लेते हैं ना। अगर समझो मान लेते कि ये जो पी से क्यू जो है डिविजिबल है, इसका मतलब आर की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो, क्योंकि अगर जीरो रिमाइंडर है वही तो निशानी होती है परफेक्ट डिविजिबल की। ठीक है, जो भी डिविजिबल नंबर होते हैं उसका अगर मान लेते हैं कि 16 जो है 2 से डिविजिबल है, ये कैसे पता चला मुझे, जब उसका रिमाइंडर देखा मैंने कितना आया, रिमाइंडर अगर जीरो आया मतलब क्या होगा, ये फंक्शन जो क्यू है वो पी से डिविजिबल है, ऐसा पता चल जाएगा। तो यहाँ पे वही कर लेते हैं, मुझे किससे डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस वन से। किसको डिवाइड कर देना है, ये वाला नंबर जो है अंदर, ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस हो जाएगा सी। अच्छा एक चीज़ समझ में आती है कि आपको, देखो अगर समझो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, इसका डिवीजन कुछ भी आ जाए, लेकिन रिमाइंडर जो होगा ना, इससे एक नंबर कम ही रहेगा, कम से कम इससे एक नंबर कम रहना चाहिए। मतलब रिमाइंडर जीरो आ सकता है, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, ऐसे 13 तक 14 तक आ सकता, 15 नहीं आ सकता रिमाइंडर। ठीक है, मतलब 14 तक ही रिमाइंडर आ सकता है। ओके, जैसे कि मान लेते हैं 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, एक तो जीरो या फिर वन। 3 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, एक तो जीरो आ सकता है, या फिर वन आ सकता है, फिर टू आ सकता है, तीन कभी भी नहीं आएगा, तीन भी नहीं आएगा, तीन से ऊपर भी नहीं आएंगे। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है उससे एक नंबर कम जो होगा इसका रिमाइंडर बन सकता है, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नंबर नहीं है तो। ये तो हो गया नंबर थ्योरी के लिए। अब जब पॉलिनॉमियल की बात करते हैं ना, अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन से डिवाइड कर लिया इस नंबर को, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर हमेशा ये किससे डिवाइड कर रहे हैं उससे एक डिग्री कम रहेगा। रिमाइंडर जो बनेगा ना, इससे एक डिग्री कम रहेगा हमेशा। ठीक है, तो भी जाके कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, बाद में वो जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। बात को समझ में आ रही है क्या। अब आगे बढ़ते, तो इसको एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रिमाइंडर, इसका डिग्री कितना है, तीन है, इसका कितना है, दो है, इसका मतलब डिवाइड होगा अभी, क्योंकि इसकी डिग्री ज़्यादा है इससे, तो ये डिवाइड होगा। अगर इसकी डिग्री इससे कम होगी तो जाके नहीं डिवाइड होगा वो, फिर वो रिमाइंडर बनेगा। तो एक्स क्यूब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब कितना चाहिए, एक्स क्यूब करने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका कोएफिशिएंट कितना ये है, तो इसका मतलब कितना आएगी, ये एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्या डिवाइड कर लो, तो कितना आ जाएगा, ये एक्स क्यूब बनेगा यहाँ पे, और ये पी इंटू होगा ए एक्स प्लस हो जाएगा एक्स। सही है, तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये एक्स क्यूब माइनस ये एक्स क्यूब कितना कैंसिल हो गया, तो बी माइनस कितना आ जाएगा, ए पी, बी माइनस ए पी इंटू होगा एक्स प्लस हो जाएगा कितना, ये एक्स है क्या, हाँ एक्स ही है, तो यहाँ पे कितना आएगा, नहीं ये तो एक्स स्क्वेयर होगा ना, ये होगा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये कुछ गड़बड़ हो गया फिर, यहाँ पे नहीं आएगा ये। देखो यहाँ पे सिर्फ बी एक्स है, और यहाँ पे माइनस ए पी एक्स स्क्वेयर है, तो इसका मतलब कितना आएगा, इसका जो डिफरेंस आएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बन गया, माइनस हो जाएगा ए पी इंटू होगा एक्स स्क्वेयर। सही है, और ये माइनस एक्स प्लस हो जाएगा सी। अब देख लो इसका रिमाइंडर कितना है, इसका ये जो डिग्री कितना है, टू है, यहाँ पे कितना है, टू है, मतलब एक और बार डिवाइड होगा। सही है, अब डायरेक्ट ए पी से डिवाइड होगा। सही है, तो ए पी से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, ये होगा माइनस ए पी का स्क्वेयर, ए पी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा माइनस, ये इंटू होगा पी स्क्वेयर, और यहाँ पे आएगा माइनस ए पी। क्या करो इसको ऐड कर, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना मतलब साइन बदलना पड़ेगा सबके। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे शायद एक्स भी नहीं है क्या, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, तो कितना होगा, ए पी स्क्वेयर और माइनस वन, ए पी स्क्वेयर माइनस वन, शायद यहाँ पे भी ये आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये एक्स से मल्टीप्लाई किया था हमने, तो ये एक्स क्यूब
और होगा ये पी एक्स स्क्वेयर और ये एक्स, तो यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे एक ये आ जाना चाहिए था, ये वाला। तो इसका मतलब कितना हो गया, ए पी स्क्वेयर माइनस ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इंटू होगा एक्स, और इसके बाद कितना आ गया, ये पी और प्लस हो जाएगा सी, सही है। तो ये बन गया। अब इसका डिग्री देख लो, इसका कितना है 2 है, इसका कितना है 1 है। इसका मतलब अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा अब ये, ठीक है। और यही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर बनेगा, ठीक है। यही बनेगा इसका रिमाइंडर। अब देख लो रिमाइंडर बन गया। अब लेकिन इसने क्या बोला था, अगर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन अगर एक इसका फैक्टर है एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस सी का, इसका मतलब जब इससे डिवाइड करेंगे हम लोग, इस फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनना चाहिए था, ये कम्प्लीटली डिविजिबल बनना चाहिए, मतलब इसका रिमाइंडर जो आना चाहिए 0 आना चाहिए था। तो यहाँ पे 0 तो आया नहीं, मतलब क्या होना चाहिए, तो ये जो नंबर आया ना, ये पी स्क्वेयर माइनस ये और क्या है ये इंटू एक्स प्लस कितना ए पी प्लस सी, ये जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए था 0, ठीक है। लेकिन 0 नहीं हुआ। और ये नंबर कौन सी के लिए 0 होना चाहिए, ये हर वैल्यू के लिए 0 होना चाहिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, ये सारे वैल्यूज़ के लिए 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपको याद आ रहा है क्या, आइडेंटिटी। क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक्स की वैल्यू माइनस ए पी प्लस सी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो इसका एक ही रूट आएगा ना, तो ये पी स्क्वेयर माइनस ए, इसके लिए तो ये 0 होगा। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है कि एक इस पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, लेकिन मुझे एक वैल्यू के लिए 0 नहीं चाहिए, तो किसके लिए चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा रूट्स हो गए, एक से ज़्यादा रूट्स अगर हो जाते हैं किसी भी इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के, इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये लास्ट वाला क्लास अगर समझ में नहीं आ रहा तो देख लो। ये आइडेंटिटी का मतलब कितना होता है, जितनी डिग्री उतने उसके रूट्स होना चाहिए था, पहली बात। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर रूट्स बन जाते हैं, उससे अगर ज़्यादा रूट्स बनते हैं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वो डिग्री नहीं मतलब इक्वेशन नहीं है, वो आइडेंटिटी है, सही है। और आइडेंटिटी के लिए क्या होता है कि जो टर्म्स होते हैं उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा 0 होता है। मतलब यहाँ पे ये पी स्क्वेयर माइनस ये 0 होना चाहिए, और यहाँ पे ये पी प्लस सी का वैल्यू 0 होना चाहिए, सही है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा सही, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, ठीक है। देख लो यहाँ पे कितना, एक्स से जब हम लोग कितना, ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सही है। एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस वन, ये भी सही है। एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आएगा, ये एक्स क्यूब ए पी इंटू एक्स स्क्वेयर, सही है। और ये होगा ए एक्स, ओके। माइनस 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 ये कैंसिल, तो बी माइनस, ये गड़बड़ हो गया, नहीं नहीं सही है, माइनस ए पी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे होगा बी, यहाँ पे होगा बी, क्योंकि ये बी है ना, यहाँ पे बी माइनस ये होना चाहिए। बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। चलो इसको दोबारा कर लेते हैं, या फिर आपको अगर समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आप क्या करो, मेरा वीडियो पॉज करो और आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस होगा 1, सही है। इससे डिवाइड, इसको किससे डिवाइड करना है, इससे इसको, मतलब ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। अब पहले तो इसको उड़ा देना है, इसको उड़ा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर एक्स से डिवाइड कर लो। कितना बन गया, ये बन जाएगा ए एक्स क्यूब, फिर क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ए पी इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, और ये हो जाएगा ए इंटू एक्स। सब्ट्रैक्शन करना है तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल। कितना बन गया, ये देखो, ये बन जाएगा माइनस ए पी इंटू होगा एक्स स्क्वेयर, और ये होगा कितना, बी माइनस ए इंटू हो जाएगा एक्स, और प्लस हो जाएगा सी। ये सी कहाँ से, ये कांस्टेंट का कांस्टेंट, ठीक है। अब डिग्री देख लो कितना है, नीचे की डिग्री 2 है, ऊपर की डिग्री भी कितना है, मतलब जिससे डिवाइड करते हैं उसका भी डिग्री 2 है। इसका मतलब एक और बार डिवाइड होगा, और कितने से अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, सीधा सीधा माइनस ए पी से। जब माइनस ए पी से इसको डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ए पी इंटू होगा एक्स स्क्वेयर, फिर हो जाएगा कितना, माइनस पी स्क्वेयर ए इंटू होगा एक्स, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस ए पी बन जाएगा। अब देख लो डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना मतलब साइन बदलना पड़ेगा सबके, बदल लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो कितना बन गया देख लो, बी माइनस ये प्लस हो जाएगा ये पी स्क्वेयर, ठीक है। और इंटू होगा एक्स, और इधर से कितना आ जाएगा, ये पी प्लस हो जाएगा सी। सेम वे अब ये जो है, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन से अगर ये फंक्शन अगर डिविजिबल था,
तो ये जो रिमाइंडर है वो जीरो होना चाहिए किसके लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए, मतलब x के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो टर्म है, ये ऑलवेज जीरो होना चाहिए। और ये ऑलवेज जीरो कब बनेगा, जब ये नंबर जीरो हो जाए और ये नंबर जीरो है। तो ये x तो जीरो हो ही नहीं सकता, x तो वेरिएबल है, x तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बस इसके साथ के नंबर्स अगर जीरो होंगे ना, तब जाके क्या होगा कि ये पूरा जो टर्म है वो जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि b माइनस ए प्लस कितना होगा, ये पी स्क्वायर, ये नंबर होना चाहिए जीरो, एंड ये सिर्फ ये जीरो और ये नॉन जीरो नहीं चलेगा, दोनों के दोनों जीरो ही होना चाहिए। हाँ? ये p प्लस सी, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए बस। तो कंडीशन देख लो ऊपर क्या है, किस फॉर्मेट में है, उसके हिसाब से हम लोग इसको अभी मैनेज करेंगे। तो कैसा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी, मतलब p को रिमूव कर देना है। कंडीशन किस में है, ए सी और ए बी के बीच में है ना, तो मतलब p दिखना नहीं चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो p की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस सी अपॉन ए, और ये p की वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, इधर वाले कंडीशन में रख देंगे। कितना आ रहा है देख लो ये, तो यहाँ पे b माइनस हो जाएगा a और प्लस हो जाएगा a का a, और इधर से आएगा माइनस सी और डिवाइडेड बाय a, इसका होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। सही है, अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आएगा हमारा। तो b माइनस ए प्लस हो जाएगा a, और इधर से आएगा सी स्क्वायर डिवाइड बाय होगा ए स्क्वायर और इक्वल्स टू जीरो। सही है क्या। तो यहाँ से एक ए कैंसिल, एक ए कैंसिल, तो ये से टोटल मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा ए बी माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल जीरो। ये से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए स्क्वायर, और एक यहाँ पे एक ये बच गया था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। सही है क्या, बस ये कंडीशन आना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी है क्या, देखो तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को ऐसे करना है आपको। शायद यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि देख लो एक बार, यहाँ पे क्या होना चाहिए अगर यहाँ से अगर इसको जीरो कर लेते हैं समझो, चलो ये भी डाउट किसी को आ सकता है कि इसको जीरो कर लिया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू तो निकल जाएगी ना। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी देखो माइनस ए पी माइनस सी डिवाइड बाई कितना आएगा, बी माइनस ए प्लस हो जाएगा ए पी स्क्वायर। ये भी तो इसी वैल्यू के लिए भी तो जीरो हो रहा है ना, ये जो रिमाइंडर है इस वैल्यू के लिए भी तो जीरो हो रहा है, लेकिन ये तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है। अगर एक्स की वैल्यू अगर इतना नहीं होगी तो ये नॉन जीरो होगा ना। और अगर ये इससे डिविजिबल है, एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी से, सी जो है एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन से अगर डिविजिबल है, तो ये किसी वैल्यू के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा ना, ये तो हमेशा ही जीरो होना चाहिए ना, तभी तो डिविजिबल बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ किसी पर्टिकुलर एका दो का वैल्यू के लिए नहीं, ये ऑल रियल नंबर्स के लिए जीरो होना चाहिए। अगर ये ऑल रियल नंबर्स के लिए जीरो हो रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा जीरो होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब इसके कोएफिशिएंट जो है जीरो होंगे तो। सही है, ओके आगे बढ़ो। ओके ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, और ये समझ में आता है कि देख लो अभी अभी जैसे हमने बोला, अगर पी ऑफ एक्स से, अभी हमने अब पॉलिनोमियल की डिवीजन की बात कर लेते हैं, और क्यू ऑफ एक्स को डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका जो डिवीजन आएगा एस ऑफ एक्स कुछ भी आ जाएगा, और इसका जो रिमाइंडर होगा कितना आना चाहिए, आर ऑफ एक्स होना चाहिए इसे। तो अब क्या दिक्कत है देख लो, अगर पी ऑफ एक्स इससे क्यू ऑफ एक्स को अगर डिवाइड कर रहे हैं हम लोग पी ऑफ एक्स से, अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, मतलब पी ऑफ एक्स जो है क्यू ऑफ एक्स का फैक्टर होता है, तो ये आर ऑफ एक्स जो है ऑलवेज जीरो होना चाहिए। पहली बात तो ये आर ऑफ एक्स जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, पी ऑफ एक्स जो है वो फैक्टर है किसका, क्यू ऑफ एक्स का। ये किसका फैक्टर होगा, क्यू ऑफ एक्स का फैक्टर होना चाहिए। सही है क्या, ये चीज़ अगर ये फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब आर ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कि ये नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, सही है क्या, ये दो चीज़ें, ये अगर आर ऑफ एक्स अगर नॉन जीरो है इसका मतलब कितना आना चाहिए कि पी ऑफ एक्स जो है ये फैक्टर नहीं होगा। ओके, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ओके अब देखो, अब मुझे बोलना क्या है, अगर समझो पी ऑफ एक्स अगर इसका फैक्टर नहीं है, किसका, क्यू ऑफ एक्स का, तो जो आर ऑफ एक्स है इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, मतलब ये इसको डिवाइड करते तो कब तक कर सकते हैं, कब तक करेंगे। जैसे मान लेते कितना, मुझे 3 से डिवाइड करना है किसको, 7 को, तो मैं कितने से डिवाइड कर सकता हूँ, 75 को, 76 को करना है मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इस 7 को डिवाइड कर लूँगा तो 2 से, तो ये 6 बन जाएगा, ये 1 बन गया, 6 बन गया। अब
5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे रुक गए ना हम लोग, यहाँ पे तो रुक जाएंगे अगर पॉइंट के अंदर नहीं जाना है तो। और यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि 76 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। हाँ, अगर इसके आगे जाना है तो मुझे पॉइंट में जाना पड़ेगा, मुझे पॉइंट में नहीं जाना है वैसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे क्यों रुक गया पता है क्या, ये जो नंबर है इस नंबर से छोटा आ गया इसलिए मैं रुक गया। सही है। अगर इस नंबर यहाँ पे अगर 4 आता तो मैं क्या कर लेता, एक और बार मैं इसको डिवाइड कर लेता। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर अगर इससे छोटा था तो ये रुक जाना पड़ता है ना, मतलब ये रिमाइंडर इससे मतलब इस नंबर से इसका रिमाइंडर ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ही हो सकता है, मतलब 0 से लेकर 2 के बीच में आ सकता है। वैसे सेम चीज़ अगर पी ऑफ एक्स से अगर मैं क्यू ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहा हूँ तो जो आर ऑफ एक्स है उसका जो नेचर होगा ना, उसका नेचर मतलब क्या, ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये तो पॉलिनॉमियल ही होगा, तो इसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री कितना होना चाहिए, ये हो जाएगी 0 से लेकर n-1 के बीच में, इसके बीच में होगी। 0 से ले क्लोज इंटरवल 0 से लेकर n-1, समझ में आ रहा है, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर n-1। और n क्या है, n है पी ऑफ एक्स की डिग्री, n जो है पी ऑफ एक्स की डिग्री है। ठीक है। कहने का मतलब ये है पी ऑफ एक्स की डिग्री अगर मान लेते 4 है तो इसका मतलब इसका जो आर ऑफ एक्स का जो डिग्री बनेगा कितना बचता है, 0 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है या फिर 3 बन सकता है, 4 कभी भी नहीं बनेगा। अगर 4 बन रहा है तो एक और बार डिवाइड होगा। ठीक है। ओके, तो आप सीधी सी बात कर लेते हैं। ओके, अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे x-1 से किसी भी एक पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर रहा हूँ, किसी भी एक पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर रहा हूँ पी ऑफ एक्स से या फिर क्यू ऑफ एक्स को ही डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका जो डिवीजन है कुछ भी आ जाए, एस ऑफ एक्स कुछ भी आ जाए, लेकिन इसका जो रिमाइंडर बनेगा बोलो कितना आएगा, कांस्टेंट। समझ में आ रही की बात आपको, कोई भी कांस्टेंट आएगा ना, मान लेते हैं ए के बराबर है। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री अगर 1 है तो रिमाइंडर तो उससे भी एक कम होगा ना, तो कांस्टेंट ही बनेगा। सही है क्या, तो ये बन सकता है, मतलब x-1 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ क्यू ऑफ एक्स से तो इसका रिमाइंडर सिर्फ कांस्टेंट ही बनेगा, इसका डिग्री 1 या 2 नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। अगर डिग्री 1 बन गया तो एक और बार डिवाइड होगा, 2 बन गया तो भी और भी डिवाइड होगा। अगर समझो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, x² - 1 है, तो जब इससे क्यू ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा, जिसका डिग्री 2 हो ऐसा कोई इक्वेशन बनेगा, ऐसा कोई वहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा। मतलब अच्छा ये कितना है, x² - 1 है ना, तो इसका मतलब कितना, डिग्री 1 हो ऐसा कोई एक्सप्रेशन आएगा, मतलब ax+b इस टाइप का कोई रिमाइंडर आएगा। और यहाँ पे अगर 3 होता तो ये होगा, इसका डिग्री मैक्सिमम 2 हो सकता है, तो ये x+b ऐसे हो सकता है। ठीक है। तो अपने को ए बी सी की वैल्यू निकालना होगा बाद में। ओके, समझ में आ रही है आपको बात। तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ लो। अब ए की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, चलो ए की वैल्यू 0 नहीं है। अब दूसरा क्या दिया है, पी ऑफ एक्स जो है पॉलिनॉमियल है, डिग्री उसकी ग्रेटर देन 2 है, पी ऑफ एक्स की डिग्री 2 से ज़्यादा है। ओके, इफ पी ऑफ एक्स लीव्स रिमाइंडर ए एंड माइनस ए व्हेन डिवाइडेड रेस्पेक्टिवली बाय एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए एंड रिमाइंडर व्हेन पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, अच्छा मतलब एक्स प्लस ए से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, ए आ रहा है, और एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, रिमाइंडर माइनस ए आ रहा है। और सीधी सी बात है, क्यों, अगर हम लोग एक्स प्लस ए से डिवाइड कर रहे हैं, लीनियर से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और उस कांस्टेंट को उसने ये बोल दिया। ठीक है। और एक्स माइनस ए से जब डिवाइड करेंगे तो डिग्री कितना है, 1 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, उसका भी डिग्री 0 ही आना चाहिए, मतलब कांस्टेंट ही आना चाहिए। तो ये मतलब बराबर चल रहा है। तो अपने को ये इन्फॉर्मेशन दिया है, एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे माइनस ए रिमाइंडर आएगा, उसी पॉलिनॉमियल को पी ऑफ एक्स को, एक्स प्लस ए से उसी पॉलिनॉमियल को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस ए आएगा। तो अब मुझे क्या करना है कि पी ऑफ एक्स सेम पॉलिनॉमियल को x² - a² से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर आएगा वो दिखाना है। और पी ऑफ एक्स की डिग्री अगर 2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब डिवाइड तो होगा, तो रिमाइंडर कैसा आएगा, x² - a² से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर किस फॉर्मेट में आएगा, कुछ ax+b होगा, बराबर ना, कुछ लीनियर टर्म होगी और कुछ कांस्टेंट टर्म होगी, ऐसे ही ना। तो बस वो निकालना है ax+b, ये क्या आएगा, वो निकाल देना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे काम में आएगी आपको, देखो, चलो कोई मतलब बाद में देख लेते हैं उसको। अब सबसे पहले तो क्या करो कि पहले तो ये इक्वेशंस बना लो। कैसे, एक्स प्लस ए से मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसको, पी ऑफ एक्स को। ठीक है, पी ऑफ एक्स को, इसका जो डिवीजन है क्यू ऑफ एक्स आ रहा है मान लेते हैं, कुछ भी, और इसका जो रिमाइंडर है उसने तो बोल दिया कितना आएगा, ए के बराबर आएगा। ये है हमारा पहला एक्सप्रेशन या फिर पहला रिलेशन। ठीक है। अब दूसरा रिलेशन क्या होगा, जब एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे सेम पॉलिनॉमियल को पी ऑफ एक्स को। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा इसका, इसका जो चलो इसको Q1 बोल दो ना, क्योंकि ये अलग अलग आएंगे। Q1 ऑफ एक्स का अगर डिवीजन आ रहा है, इसका मान लेते कितना आएगा, कि Q2 ऑफ एक्स आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक है, कुछ भी एक वेरिएबल आएगा। तो रिमाइंडर जो आएगा ना, इससे तो अपने कुछ लेना देना नहीं है वैसे, लेकिन रिमाइंडर उसने दे दिया, कितना आया, माइनस से आया, ठीक है। ये दूसरा उसने कंडीशन दे दिया। अब हमको निकालना क्या है, जो निकालना है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो उसको डिवाइड करना है इसी पॉलिनोमियल को, किससे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। तो जब इससे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे किसको, पी ऑफ एक्स से, पी ऑफ एक्स को, तो इसका जो डिवीजन आएगा मुझे कोई आइडिया नहीं है कितना आएगा, ठीक है, तो मैं इसको Q3 ऑफ एक्स बोल रहा हूँ। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर किस फॉर्मेट में रहेगा, सब बोल सकते हो क्या, इस ये रहेगा लीनियर फॉर्मेट में। मतलब लीनियर अगर फॉर्मेट में है तो इसको मैं बोल देता हूँ एल एक्स प्लस एम के फॉर्मेट में है। तो मुझे क्या करना है, कुल मिला के बाद क्या करना है कि एल की वैल्यू निकाल देना है मुझे, और एम की वैल्यू निकाल देना है, ठीक है, सही है। तो बस ये मुझे चाहिए, एल और एम की वैल्यू चाहिए, ओके। बस फिर अब एल और एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये जो दो कंडीशन दे दिया है उसको यूज़ करके। चलो इस पहले रूल के लिए, पहले इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अलजेब्रिक इसमें लिख लेते हैं, मतलब डेफिनेशन में लिख लेते हैं। तो अगर ये पी ऑफ एक्स को मैंने किससे डिवाइड कर लिया है, एक्स प्लस ये से, तो डिवीजन कितना आ गया, Q1 ऑफ एक्स आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, ये आ गया। ये इन्फॉर्मेशन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको पी ऑफ एक्स को मुझे अगर जनरेट करना है तो ये कैसे जनरेट होगा, जिससे हमने डिवाइड किया था और डिवीजन कितना आया था, मतलब एक्स प्लस ये से डिवाइड कर लिया था और डिवीजन कितना आ गया था, Q1 ऑफ एक्स आया था, बराबर है क्या। और रिमाइंडर कितना आ गया था, वो तो आया था ये। क्या ये जो इक्वेशन लिखा है बराबर लिखा है क्या, देख लो पहले, ठीक है। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे क्विकली फटाफट कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लो। अगर समझो मैं कितना 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितना 17 को, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तो 3 5 15 होगा, और रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। अब मुझे अगर ये 17 बनाना है तो 17 को कैसे बनाऊंगा, देख लो। 17 को बनाऊंगा ये 3 और ये 5 का मल्टीप्लाई करके, 3 × 5, और जो रिमाइंडर बच गया उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गया, सही है क्या। तो ये नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये नंबर करने से मिलेगा, सही है, वही लिखा है यहाँ पे। तो ये है हमारा ये पहले वाले का रिलेशन, ठीक है। अब दूसरी वाले का रिलेशन सेम वे कैसे आएगा, पी ऑफ एक्स, मतलब बीच वाला जो टर्म है वो कैसे निकलेगा, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, एक्स माइनस ए से, और कितना डिवीजन आ गया, Q2 ऑफ एक्स आ गया, सही है, और रिमाइंडर कितना है, माइनस ये है, ठीक है। तो ये बन गया इधर से, ओके। अब देख लो, ये दूसरा रिलेशन है मेरा। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे एल और एक्स एम की वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ से भी वो रिलेशन निकाल के लगा के देख लो। तो पी ऑफ एक्स इधर से कैसे आएगा, पी ऑफ एक्स इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा Q3 ऑफ एक्स, और प्लस जो होगा इसमें जो भी कांस्टेंट था रिमाइंडर आ रहा था वो ऐड कर दो। तो ये इधर से ये रिलेशन बन गया, ठीक है। ज़रूरत पड़ती है तो इसको भी यूज़ कर लेंगे, ओके। अब देख लो, अब यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा ना ये पहला वाला, यहाँ से मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे एल और एम की वैल्यू निकाल देना है, सीधी सी बात है। और मुझे कोई दूसरा तो अभी सारा नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या कर लूँगा, ये जो इक्वेशन 1 है ना, उसमें अगर एक्स की वैल्यू माइनस ये रख देता हूँ मैं। क्यों रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि आपको, देख लो अभी माइनस ये रख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जब माइनस ये रखेंगे ना तो ये माइनस ये प्लस ये जीरो हो जाएगा, ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगी, मतलब पी ऑफ -1 की वैल्यू मिल जाएगी। पी ऑफ माइनस ए की वैल्यू कितना आ रही है, फिर ये माइनस ए प्लस ये तो जीरो होगा, जीरो इंटू समथिंग तो जीरो हो जाएगा, और ये आ गया ए के बराबर। पी माइनस ए की वैल्यू कितना आ गई, ए के बराबर आ गई। वैसे तो ये रिमाइंडर थ्योरम ही है, ये रिमाइंडर थ्योरम ही है, इतना अगर मालूम में नहीं होता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। रिमाइंडर थ्योरम क्या था, अगर मैं किसी भी, अगर समझो पी ऑफ एक्स को अगर एक्स प्लस ए से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब पी ऑफ माइनस ए की वैल्यू कितना आना चाहिए, आ जाना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये तो इधर से भी दिख रहा है आपको, सही है। और यहाँ पे इसके अंदर अगर एक्स एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग पी ऑफ एक्स को, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो ये वैल्यू कैसे, कैसे हम लोग बताएंगे, जब एक्स की वैल्यू ये रख देंगे इसके अंदर, पी ऑफ ए के अंदर, अगर रिमाइंडर इसका अगर कितना आ रहा है, माइनस ये अगर आ रहा है, तो बस ये ऐसा होगा, सही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक्स प्लस ए, इससे जब डिवाइड कर लिया हमने पी ऑफ एक्स को, तो रिमाइंडर कितना आ गया था,
रिमाइंडर आ गया था ए, और नीचे वाले का मतलब कितना हो गया, एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए से हमने डिवाइड कर लिया किसको, पी ऑफ एक्स को। एक्स माइनस ए से डिवाइड कर लिया किसको, पी ऑफ एक्स को। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस ए आ रहा है। इसका मतलब अगर ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और आपको अगर वो रूल मालूम है, रिमाइंडर थ्योरम मालूम है, तो क्या करना होता है, इसको जीरो करना होता है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस ए आ जाएगी। इसका मतलब पी ऑफ माइनस ए कितना आना चाहिए, ये तो ये आ जाना चाहिए। इसको जीरो करना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई, ये आ गई। तो इसका मतलब पी ऑफ ए कितना होना चाहिए, ये बन जाएगा माइनस ये। सही है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन ये मिला मुझे, ये एक रिलेशन ये मिला। ओके, अब यहाँ पे मुझे दो रिलेशन मालूम है, एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिया गया एल और एम, तो मैं ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ से एल और एम के बीच में कंडीशन बना सकता हूँ और वहाँ से एल और एम की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सही है, तो बढ़ते आगे। तो पी ऑफ माइनस ये कहाँ पे रख देंगे हम लोग, यहाँ पे इसके अंदर, क्योंकि पी ऑफ माइनस ए की वैल्यू मालूम है एक के बराबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होगा कितना, माइनस ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, मतलब सब कुछ जीरो हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल टाइम्स ए प्लस हो जाएगा एम। ठीक है, तो क्या कंडीशन आ गई, तो यहाँ पे आएगा एल ए प्लस हो जाएगा एम और इक्वल्स टू पी ऑफ माइनस ए की वैल्यू कितना है, वो तो ए के बराबर है। तो ये हो गया पहला कंडीशन। ठीक है, अब पी ऑफ ए मतलब इसके लिए आप ये कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। एक्स के लिए ये रख दिया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो जीरो होगा, तो ये टोटल जीरो होगा फिर से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस, ये लिखा है ना हमने माइनस, तो ये भी माइनस ही होगा ना, ये माइनस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितना माइनस ए रख दिया था। तो पी ऑफ ए पे कितना आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे आ जाएगा एल ए और होगा प्लस एम, और पी ऑफ ए की वैल्यू कितना है, वो तो माइनस ए के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस ए और ये प्लस ए प्लस एल ए प्लस एम और इक्वल हो जाएगा कितना, माइनस ए। बस क्या करेंगे, दोनों के एडिशन कर लेते हैं। तो अपने को दो इक्वेशन दो कंडीशन मिल गया ना, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गए। तो एडिशन करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये होगा 2m और इधर से कितना आ जाएगा, ये तो जीरो होगा। तो एम की वैल्यू कितना आ गई, एम की वैल्यू तो आ गई जीरो। सही है, अब एम की वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो एल की वैल्यू कितना आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा जीरो पे, ये और ये कैंसिल होने के बाद एल की वैल्यू कितना आ जाएगी, -1। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो रिमाइंडर है कितना था, एल एक्स प्लस एम, ये क्या था हमारा, आर ऑफ एक्स ना, रिमाइंडर था। ठीक है, और उसमें एल की वैल्यू कितना है, -1, एक्स का एक्स, एम की वैल्यू कितना है, जीरो है। तो आर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, -x। सही है, तो देख लो -x ऑप्शन में है क्या, है, डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही क्लियरली मैंने समझा दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि आगे चल के हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे रिमाइंडर वाले। ठीक है, वहाँ पे बस ये यहाँ पे एक्स दिया गया, वहाँ पे जेड दिया जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, लेकिन तरीका यही रहेगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से इसी को स्टार्टिंग, मतलब ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग से देख लो। ठीक है, ओके, आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अ सर्टेन पॉलिनोमियल p ऑफ x, x बिलोंग्स टू r व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, leaves remainder a, b and c respectively, then find the remainder p of x divided by x minus a, x minus b, x minus c। अब तीन फैक्टर से डिवाइड कर देना है, तो आपको तीन कंडीशन मिल जाएंगी। कौन सी मिल जाएंगी, p ऑफ a की कंडीशन मिल जाएगी, कितना हो जाएगा वो a के बराबर। पी ऑफ बी की कंडीशन मिल जाएगी, कितना होगा, बी होगा। पी ऑफ सी की वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिल जाएगी, सी। सही है, ये कौन सी है, ये है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ गए वो तो रिमाइंडर थ्योरम से लिख लिया, या फिर वो जो डिवाइड है वो भी लिख दो और उधर से भी हम लोग ये कंडीशन बना सकते थे। ठीक है, अब करना क्या है आपको, एक्स माइनस ए से, एक्स माइनस बी से और एक्स माइनस सी, तीनों से एट ए टाइम इसको डिवाइड करना है, किसको, इसी पी ऑफ एक्स को। ठीक है, तो इसका फिर से इसका जो डिवीजन है जो भी आएगा अपने को कुछ लेना देना नहीं है, अपने को बस इसके रिमाइंडर से मतलब है। तो अगर ये इससे अगर डिवाइड हो रहा है, इससे अगर डिविजिबल है, मतलब इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका रिमाइंडर का फॉर्मेट क्या रहेगा, देखो फॉर्मेट क्या रहेगा, इसकी डिग्री कितना है, 3 है, तो इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा कितना डिग्री का रहेगा, इससे 1 डिग्री कम, इससे 1 डिग्री कम, कम से कम,
मतलब मैक्सिमम कितना, 1 डिग्री का, कम से कम नहीं, मैक्सिमम कितना होता है इसका डिग्री रिमाइंडर का, 2 हो सकता है, क्योंकि इसके बराबर तो नहीं हो सकता, इसके बराबर अगर होगा तो एक और बार डिवाइड होगा, मतलब इधर जो भी नंबर होगा उससे 1 डिग्री कम रहेगा, मतलब कैसा, a² प्लस bx, यहाँ पे abc तो यूज़ किया उसने, तो मैं कुछ दूसरे वेरिएबल्स यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो pb और qb यूज़ कर लिया है, तो एल एम एन यूज़ कर लेते हैं। तो इसका जो होगा फॉर्मेट कैसा, l² प्लस कितना होगा, एम एक्स प्लस एन, ऐसा कोई इसका रिमाइंडर होगा। मतलब आपको निकालना पड़ेगा एल की वैल्यू, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू। सही है। अगर ये क्वेश्चन अगर कर रहे हो आप लोग, तो ये जो कंसेप्ट है आपका क्लियर है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये करके दे मुझे भेज दो मेथड के साथ। हाँ, ओके, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हाँ? यहाँ पे देख लो, शो दैट एक्स प्लस सी डिवाइड बाई बी माइनस ए बी सी माइनस ए, ये जो भी है ये आइडेंटिटी है, ये प्रूफ करना है। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि उसके कोएफिशिएंट जीरो होना चाहिए, एक तो ये चीज़, या फिर ये इससे इससे बाहर जाके हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं, अगर आइडेंटिटी है ये अगर इक्वेशन आइडेंटिटी है तो इसका डिग्री कितना है वो देख लो, इस इक्वेशन का डिग्री कितना है। देखो ये टर्म है पूरा, यहाँ पे एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस सी है, इसका डिग्री कितना बनता है, डिग्री मतलब मैक्सिमम एक्स का पावर 2 बनेगा। यहाँ पे एक्स प्लस सी यहाँ पे भी 2 बनेगा, और यहाँ पे भी 2, मतलब डिग्री 2 है, 2 से ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस करने से तो डिग्री में एडिशन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में ही डिग्री बढ़ सकती है, बराबर ना। तो यहाँ पे दो दो फैक्टर ही है, तो इसका मतलब डिग्री कितना बन गई, 2 बन गई, 2 से ज़्यादा नहीं बन सकती। ठीक है, मतलब अगर ये डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी है, ये जो इक्वेशन है, ये अगर आइडेंटिटी होता है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने इसके रूट्स जो है, 3 रूट्स है ऐसा प्रूफ कर दिया, इस इक्वेशन के कोई भी 3 रूट्स है ऐसा अगर प्रूफ कर देता हूँ, तो मतलब क्या हो गया, 3 रूट्स है मतलब क्या, डिग्री 2 थी, होना तो मैक्सिमम 2 रूट्स चाहिए था, लेकिन मैंने 3 बोल दिया, 3 बोल दिया मतलब क्या, 2 से ज़्यादा रूट्स हो गए, इसका मतलब ये अब आइडेंटिटी बन जाएगा। सही है ना। तो इसका मतलब मुझे इसके 3 रूट्स है ये प्रूफ करना पड़ेगा, और ये बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, देखो, रूट्स का मतलब क्या होना चाहिए, जब एक्स की वैल्यू कुछ भी अगर अल्फा इसके अंदर रख दूँ, और अगर इसका आंसर 0 आ जाता है, या फिर इस वाले केस में अगर कितना आ जाता है, 1 अगर आ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, उसको सेटिस्फाइड कर रहा है ये, उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो आइडेंटिटी बन गया, मतलब क्या, नहीं, इसका ये रूट हो गया, एक्स इक्वस टू अल्फा जो है, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लेता है तो मतलब इसका रूट होगा ना वो। सही है। तो ऐसे मतलब कितने रूट्स है वो देखना है, मतलब कितनी बारी सेम दोनों तरफ सेम आ रहा है वो देखना है, या फिर इस 1 को उधर लेके जाओ तो कितना होगा, -1 इक्वल 0 होगा। तो अब इस वाले केस में क्या करना पड़ेगा मुझे, इस पूरे का आंसर 0 आ रहा है वो बताना पड़ेगा, तो अल्फा की वैल्यू रखने के बाद। तो देखो मैं अब कैसे कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं रख देता हूँ एक्स इक्वल्स टू कितना, -a, एक्स इक्वल्स टू -a रख देता हूँ, ये पहला रूट मेरा, ठीक है ना, ये वैल्यू रख देता हूँ, क्यों रख रहा हूँ आपको भी समझ में आएगा। अब जब एक्स की वैल्यू -a रख देंगे, तो देखो यहाँ पे होगा -a प्लस बी, -a प्लस बी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो -a प्लस बी। सही है। दूसरा दूसरा क्या होगा, यहाँ पे आएगा -a और +c होगा। ठीक है, नीचे जो भी है वो जैसे कि वैसे b -a था और c -a है। ठीक है, इसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देख लो, -a प्लस सी, और ये -a प्लस ए, ये तो जीरो हो गया, ये टर्म तो जीरो हो गया। सिमिलरली यहाँ पे -a प्लस ए है, ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो होगा, मतलब ये जीरो और ये जीरो। इसका आंसर कितना आ रहा है देख लो, b -a और b -a प्लस सी और c -a, तो ये तो सेम ही है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसका आंसर 1 और ये -1 दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, ये जीरो है, ये जीरो है, और ये -1, ये तो जीरो बन गया ना, क्योंकि ये 1 है, ये -1 जीरो, मतलब एक्स इक्वस टू माइनस इसका फैक्टर है। अब सिमिलरली क्या कर लेते हैं, एक्स इक्वस टू -b इसका फैक्टर है क्या देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वस टू -b, तो ये -b प्लस बी, ये तो जीरो हो गया, तो पहला तो फैक्टर बन गया, पहला जो टर्म है वो तो जीरो बन गया। अब यहाँ पे -b प्लस सी, ओके, उसके बाद -b प्लस ए, ये तो जीरो नहीं बनेगा, ठीक है ना, और नीचे कितना है, c -b है और ए -b। अभी कुछ बच्चों को समझ में आया होगा कि ये फैक्टर 1 हो रहा है, प्लस दूसरा -b प्लस ए और -b प्लस बी, तो जीरो हो गया, तो जीरो इंटू समथिंग तो जीरो होगा, तो ये तो जीरो ही बन गया। सही है,
और नीचे कितना आएगा, इसके बाद आएगा -1 और इसका आंसर कितना है वो देखना है। तो देखो c माइनस बी, ये c माइनस बी, c माइनस बी, ये माइनस बी और ये माइनस बी, तो ये तो 1 हो गया, 1 - 1 तो 0 हो गया। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस बी भी इसका रूट हो गया। सही है, ये x इक्वल्स टू माइनस ये भी रूट है और x इक्वल्स टू माइनस बी भी रूट है। क्या इतने से ये आइडेंटिटी है ऐसा प्रूफ होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दो रूट्स मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 है, तो दो रूट्स तो क्वाड्रेटिक के हो ही सकते हैं। अब अगर मैं तीसरा कोई भी एक रूट अगर इसका प्रूफ कर दूं कि ये इसका रूट है, तो इसका मतलब इसके 3 रूट्स हो जाएंगे, और 3 रूट्स अगर हुए तो तब जाके हम लोग बोल सकते हैं क्या है कि ये डिग्री 2 है, और रूट्स तो इसके 3 हो रहे। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये आइडेंटिटी बने। तो एक्स की वैल्यू -c रख देते हैं। देखो ये होगा कितना, -c प्लस बी, और ये -c प्लस सी, पहला फैक्टर तो हो गया 0 प्लस, अब दूसरा -c प्लस सी, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाता है। सही है, फिर इसके बाद -c प्लस ए, तो ये लिख दो -c प्लस ए, फिर दूसरा -c प्लस बी, नीचे जो भी हो लिख लो, कितना है नीचे a माइनस सी, और दूसरा फैक्टर कौन सा है b माइनस सी और -1, इसका आंसर कितना आ रहा है देख लो। तो a माइनस सी और a माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी, तो ये 1 होगा, 1 - 1 कितना 0, तो इसका आंसर 0 आया। इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल्स टू माइनस सी भी इसका फैक्टर बन गया। अगर x इक्वल्स टू माइनस सी भी अगर इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू माइनस सी, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, एक्स इक्वल्स टू माइनस सी, ये 3 इसके फैक्टर्स हो गए। अब 3 फैक्टर तो तभी हो सकते हैं जब ये आइडेंटिटी बने, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, मैक्सिमम तो 2 डिग्री, दो रूट्स बनना चाहिए था, लेकिन इसमें बन गए कितने, 3 रूट्स बन गए। मतलब क्या होना चाहिए, ये बन जाएगा हमें आइडेंटिटी। सही है ना, तो बस ऐसे प्रूव करना था आपको। ये कुछ क्वेश्चंस है, आप ट्राई कर लो इसको अभी। ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके कितने आएंगे, 1 + i इसका एक रूट है, तो दूसरे 2 रूट निकालना है। ये नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लेता हूँ। नंबर ऑफ रूट्स इसका मतलब फर्स्ट ये वाला पहला, और ये जो थर्ड वाला ये जो है, इसको आप सोच सकते हो क्या, देख लो। ये मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका दिमाग कितना चल सकता है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, कर्व, ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली 1 पॉइंट में, तो लैम्डा का वैल्यू निकालना है कितना आएगा। ठीक है, सोच सकते हो क्या, दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, कौन से मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, और उधर एक रिमाइंडर वाला था। ये अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, मतलब आगे कुछ पढ़ेंगे तो तब जाके आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, जय भारत, अगली क्लास में।